ये हम सबके बीच हैं। हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास जो ये अपने आने वाले समय में हमारे लिए कर सकती हैं, नोएडा के लिए कर सकती हैं और नोएडा प्रगति के पथ पर और अच्छे से और अग्रसरित हो सकता है। तो मैं पंखुड़ी पाठक जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने सोसाइटी होम्स 121 में। एंड प्लीज़ आप लोग आ जाइए। आप लोग भी आ जाए प्लीज, सब लोग आ जाए। आइए मैडम। वीना जी आइए, आइए प्लीज, इधर आइए, आप इधर आइए। वीना जी, अनीता जी, आप लोग भी प्लीज आए और स्वागत करें पंखुड़ी जी का। रेणु जी स्वागत क्या चाहते हो? मैं अभय जी से, विनय जी से निवेदन करूंगी आगे आकर के पंखुड़ी जी का स्वागत करेंगे। हेलो हेलो लीजिए विनय। शोभित जी प्लीज आए। शोभित भाई शोभित शोभित सभी स्टार्ट करा दें। आप लोग नमस्कार, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत से। आज मैं हूँ होम्स 121 सोसाइटी में। यहाँ पर आए हुए हैं कांग्रेस की प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक जी। हम उनसे मिलके बात करेंगे, बहुत सारे सवाल हैं उनसे करना है, मुझे मिलके बात करेंगे उनसे। मुझे एक बात सवाल है, बहुत सारे सवाल है आपसे करना है। आप जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और जब प्रियंका गांधी आने के बाद, उससे पहले और उसके बाद आपका जनप्रति के आई मीन टुवर्ड्स दी जनता या जनता आपके प्रति क्या कोई फ़र्क था उसमें? देखिए, जब से मैंने अपना चुनावी अभियान शुरू किया तभी से मुझे बहुत अच्छा हर किसी से रिस्पांस मिला है, प्यार मिला है, विश्वास मिला है, क्योंकि नोएडा के लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं। नोएडा के लोग लगातार ये इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आकर उनकी समस्याएं सुने, और इसके चलते बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे पब्लिक से, चाहे सोसाइटीज़ में हो, चाहे सेक्टर में हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी या गांव में हो, हर जगह लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। प्रियंका जी के आने से एक उत्साह लोगों में बना है, खासकर महिलाओं में। और जो प्रियंका जी ने यहाँ पे आकर अलग अलग ग्रुप से बात करी, चाहे आंगनवाड़ी आशा की हमारी बहनें हों, चाहे हमारे फ्लैट बायर्स का डेलीगेशन हो, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट का डेलीगेशन हो, महिलाओं का डेलीगेशन हो, तो उसके चलते लोगों ने जो उनकी सरलता देखी, जो लोगों ने उनका प्रयास देखा कि 2 घंटे लग के उन्होंने सब लोगों की बातें बड़े तसल्ली से सुनी, तो उससे मुझे लगता है कि एक और अच्छा माहौल बना है और लोगों में बहुत उत्साह है बदलाव को लेके। तो जैसे आप बहुत सारे डोर टू डोर कैंपेनिंग हाई राइज सोसाइटीज़ में जा रहे, कुछ ऐसे समस्या आपके सामने आई होगी जो आवाज़ उठाया नहीं गया हो, या विधायक, मौजूदा विधायक थे, उन्होंने आवाज़ उठाई नहीं, या फिर काम नहीं किया है, या उन तक आवाज़ पहुंचाई गई नहीं?
देखिए, मैं खुद एक हाई राइज सोसाइटी में रहती हूँ और हमारे हाई राइज सोसाइटीज़ की 5 साल में किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। हमारे जो लोग हैं वो लगातार अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। कोई बिल्डर से लड़ रहा है तो कोई प्राधिकरण से लड़ रहा है, कोई हाई कोर्ट में लड़ रहा है तो कोई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है। हमारे यहाँ आज भी बड़े स्तर पे ऐसे लोग हैं जिनको पोजेशन नहीं मिला है फ्लैट्स का, जिनको पोजेशन मिला है उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई हैं, जिनकी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उनको बिल्डर बाकी सुविधा नहीं दे रहा है। तो हमारे हाई राइज सोसाइटीज़ के लोग लगातार परेशान हैं और 5 साल में विधायक ने या किसी भी व्यक्ति ने उनके कोई भी मुद्दे उठाने का काम नहीं किया और जो उनकी समस्याएं थी वो वैसी की वैसी बनी हुई हैं। और इस बार लोग चाहते हैं कि अपने बीच के किसी ऐसे व्यक्ति को सुने जो उनकी आवाज़ बन सके और उनकी आवाज़ को बेहतर तरह से उठा सके और जो 5 साल में काम नहीं हुए उन्हें पूरा करवा सके। कांग्रेस की जो थीम है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसमें आप कितना करा उतर सकते हैं, करा उतरेंगे आप? मैं कहूँगी कि मैं लड़की हूँ और मैं लड़ रही थी नोएडा के लिए और प्रियंका जी ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं और बेहतर तरीके से लड़ सकूं और चुनाव लड़ सकूं। और मुझे लगता है बहुत सार्थक पहल है, क्योंकि हमारे देश और हमारे प्रदेश में जहां राजनीति सिर्फ जात की और धर्म की होती है, वहाँ पे आधी आबादी की बात करना बिना जाति के, बिना धर्म के, क्योंकि महिलाएं अपने में एक बहुत बड़ा वर्ग है। जो हमारी समस्याएं हैं वो जाति और धर्म के बंधन से नहीं बंधी हैं। अगर हम असुरक्षा का जो मुद्दा है वो हम सभी महिलाओं के लिए, चाहे हम किसी जाति धर्म से आते हों, और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात करके 40% भागीदारी देकर प्रियंका जी ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। और मैं जहाँ पर भी जाती हूँ मुझे महिलाओं का बहुत प्रेम और बहुत समर्थन मिलता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी फिर से प्रियंका जी को कि भारतीय राजनीति में महिलाओं पे जो चर्चा उन्होंने शुरू करी है, मुझे लगता है ये एक राजनीति को नई दिशा दे रही है। तो आगे आप सब इलेक्शन अगर जीत हो जाती है आपकी, तो आप नोएडा के लिए, नोएडा सिटीजन्स के लिए या रेजिडेंट्स के लिए क्या करेंगे? देखिए, बहुत सारे काम हैं जिनका लोग इंतज़ार कर रहे हैं जो हमें पूरे करने हैं। इस शहर का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, यहाँ का सीवर सिस्टम पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। यहाँ पे नालियाँ पूरे शहर में खुली हुई हैं, उन्हें भरने का काम उनको ढकने का काम करना है, उनकी बाउंड्री कराने का काम करना है। यहाँ पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, गंदे पानी की, उस पानी की समस्या का समाधान करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर कुछ नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में विश्वास रखती हूँ कि यहाँ पे एक बस सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन सबको उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक बस सिस्टम शुरू करना है। साथ ही साथ हमारे जो रजिस्ट्रीज़ रुकी हुई हैं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ की, उनको करवाना है। यहाँ के जो बिल्डर बायर इश्यूज़ हैं उन्हें रिजॉल्व कराना है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो मुआवजे रुके हुए हैं, जो उनका मालिकाना हक अपनी प्रॉपर्टी पे रुका हुआ है, वो भी उनको दिलवाना है। अच्छा, यहाँ पर रोज़गार जो समस्या है, बेरोज़गार की समस्या बहुत है। जैसे बहुत सारी समस्या आपके पास आए हुए थे, आप मिस्टर अनिल यादव जी से भी मिले हुए थे, बहुत सारे आंदोलन जो हो रहा है उसके ऊपर, तो आप बेरोज़गार को कैसे देखते हैं? बेरोज़गारी की समस्या पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आज हर जगह फैली हुई है। 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इस देश ने हाल ही में देखी है और इसके लिए प्रदेश पे और देश के स्तर पे बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अगर मैं नोएडा की बात करूं, यहाँ पे हमें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस लाना पड़ेगा। जो हमारी आईटी कंपनीज नोएडा छोड़ के गुड़गांव या अन्य शहरों में चले गई हैं, उन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये शहर सुरक्षित है, यहाँ पर भी आप लोग अपना काम कर सकते हैं। जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ से बांग्लादेश या अन्य जगहों पे चले गई हैं, उन लोगों को इंसेंटिव्स दे के वापस बुलाना पड़ेगा ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, और वो प्रयास पिछले 5 साल में नहीं हुआ है। मेरा 2 और सवाल है। एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसा फायर स्टेशन के बारे में उन्होंने बता रहे थे, लेकिन फायर स्टेशंस में इक्विपमेंट्स नहीं है। सपोज अगर 14th फ्लोर में आग लगती है तो वो लैडर सिस्टम्स या कुछ ऐसा अन्य इक्विपमेंट। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर नोएडा जैसे शहर जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग टैक्स पे करते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, अगर वहाँ इक्विपमेंट्स नहीं है तो बड़ी शर्म की बात है। और मुझे लगता है कि अगर सही जनप्रतिनिधि होगा तो इन सभी बातों का समाधान निकल सकेगा। अच्छा, और एक लास्ट सवाल मेरा है कि जैसे सब लोग प्रीपेड मीटर करते हैं बिजली का है, ये समस्या का हल कब होगा? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत भारी पड़ता है, ये बहुत भारी पड़ता है। इसमें मुझे लगता है कोई दो राय नहीं है, हमें भी भारी पड़ता है, हम भी उसी सिस्टम का हिस्सा हैं, उसी तरह से बिजली का बिल देते हैं। और नोएडा में जो बिजली है
वो पूरे प्रदेश में सबसे महंगी है। जो हम ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के लोग जो बिजली जो खरीद रहे हैं, सबसे महंगी बिजली हम पूरे प्रदेश में खरीदते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि सबसे पहले तो हम जो पर यूनिट चार्ज है उसे कम करने का काम करेंगे, और जो यहाँ की मीटर की भी जो प्रॉब्लम है, यहाँ के रेजिडेंट्स के साथ बैठ के उनका मत लेके, उनका सजेशन लेके इसका समाधान करने का काम करेंगे। तो आप जाते जाते देश के जनता को या नोएडा के जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सभी नोएडा वासियों से यही कहना चाहूँगी कि जाति और धर्म पे बहुत वोट कर लिया, इस बार अपने मुद्दों पे वोट करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि वोट ज़रूर करें, क्योंकि हम नोएडा के लोग बहुत कम वोट करने बाहर निकलते हैं और उसके बाद 5 साल हम परेशान होते हैं कि कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। तो सबसे पहले वोट करिए और दूसरी बात अपने मुद्दों पर वोट करिए। ये थे पंकड़ी पाठक, कांग्रेस के प्रत्याशी नोएडा से 61 विधानसभा से। चलिए मिलते हैं हम अगले न्यूज़ वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। होम्स 121 में आती हूँ तो ऐसा लगता ही नहीं कि किसी चुनावी मीटिंग के लिए आ रही है, क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली मैं यहाँ पे आती रहती हूँ। और यहाँ सभी लोग अपने परिवार हैं, चाहे गरिमा जी हो, शोभित जी हो, अभय जी हो, तस्नीम जी हो, सभी लोगों से पारिवारिक रिश्ता है। और लगातार यहाँ पे आप लोगों के अलग अलग इवेंट्स में आना जाना लगा रहता है। तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल अपने घर में ही आप लोगों से बातचीत करने जैसा है। और आप लोग जानते होंगे कि मैं सिर्फ नोएडा की कांग्रेस की प्रत्याशी नहीं हूँ, आप लोगों की पड़ोसी भी हूँ, क्योंकि सेक्टर 121 पीओ काउंटी में मैं रहती हूँ। आपकी जैसी एक सोसाइटी में रहती हूँ, आपकी जैसे एक फ्लैट में रहती हूँ। और जो समस्याएं आपकी हैं, जो स्ट्रगल्स आपके हैं, जो संघर्ष आपके हैं, वही संघर्ष मेरा है। आप लोगों से बहुत भिन्न नहीं है। जिस तरह के परिवार से आप लोग हैं, उसी तरह के एक साधारण परिवार से आती है। और बस एक प्रयास है कि ये जो शहर, जो हमारा शहर है, जहाँ पे हम लोग सभी अलग अलग जगहों से आकर बसे हैं, अपना घर मकान हम लोगों ने यहाँ बनाया है, बसाया है, उसके लिए कुछ बेहतर किया जाए। जो यहाँ के लोगों की आवाज़ सही जगह नहीं पहुँच पाती है, जो लड़ाइयाँ आप लोग अकेले लड़ते रहते हैं, उन लड़ाइयों का कुछ निष्कर्ष निकले, उन संघर्षों का कुछ अंत हो, और जो हमारी समस्याएं हैं उनका कुछ समाधान हो सके। क्योंकि पिछले 5 साल में आप भी यही थे, मैं भी यही थी, और हमने देखा कि किस तरह ये पूरा शहर लगातार आंदोलन करने पर मजबूर हुआ। सबसे पहला आंदोलन था, और सभी लोगों को याद होगा, डंपिंग ग्राउंड का वो आंदोलन, जो हमारे पड़ोस में कूड़े का एक पहाड़ बनाया जा रहा था। और मुझे किसी ने बताया कि हमारे माननीय विधायक जी आप ही की सोसाइटी में आकर ये कह रहे थे कि मैंने डंपिंग ग्राउंड हटा दिया, लेकिन शायद उन्होंने ये नहीं बताया कि हम डंपिंग ग्राउंड बना रहे थे। और अगर किसी ने हटाया तो नोएडा के संघर्षशील लोगों ने, नोएडा के आम रेजिडेंट्स ने, जो अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के हर दिन आंदोलन में बैठते थे, चाहे हमारे गांव के साथी थे, चाहे ये सभी सोसाइटीज, क्योंकि हम लोग अफेक्टेड सोसाइटीज थे, आपकी सोसाइटी, मेरी सोसाइटी, सेक्टर 70, तमाम जो लोग थे वो लोग धरने पे बैठे, महिलाएं अपने बच्चों को लेके बैठी, रोज संघर्ष हुआ, रोज धरना लगा। आज सुबह भी मैं सेक्टर 120 प्रतीक लॉरेल में गई थी, तो वहां कई सारे बुजुर्ग थे जिन्होंने बताया कि डंपिंग ग्राउंड के अभी तक मुकदमे हम पे चल रहे हैं। एक तो बेचारे 80 साल से ज्यादा के हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि बताओ बेटा, तुम्हें लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ा बदमाश हूँ या कोई गुंडा हूँ या क्या हूँ? मुझ पे भी, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मुझ पे आज तक डंपिंग ग्राउंड आंदोलन में मुकदमा लगा हुआ है। तो आप लोगों ने जो संघर्ष किया उसमें आप लोग विजयी हुए, लेकिन बहुत सारी समस्याएं, चाहे वो रजिस्ट्री की हो, और क्योंकि मैं यहाँ पे आती रहती हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर भी बहुत लोगों की रजिस्ट्रियां अभी भी रुकी हुई है। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जहां पे हमें जरूरत होती है कि कोई सरकार से, कोई प्रशासन से आके हमारी बात सुन ले, कोई हमारी आवाज उठा दे। लेकिन उस समय पिछले 5 साल में हमने देखा कि कोई भी नहीं आया। आप लोग अकेले ही लड़ते रहे, प्रशासन के चक्कर काटते रहे, प्राधिकरण के चक्कर काटते रहे। और सबसे बड़ा उदाहरण तो मुझे लगता है कोविड का समय है। वैसे तो इस शहर में सभी लोग संपन्न हैं, कभी किसी को किसी विधायक की, सांसद की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कोविड का एक समय ऐसा था
जब इस शहर ने अपने आप को लाचार पाया, जब हमें ये नहीं पता था कि हमारे घर में अगर कोई कोविड का मरीज है तो हम उसे कहां लेकर जाएं, उस समय हमने देखा कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे बीच से गायब हो गए, कहीं नहीं दिखाई पड़े। तब आपके और हमारे जैसे नोएडा के जो रेजिडेंट्स हैं, हमने एक दूसरे की मदद करी, एक दूसरे का सहयोग करा, अपने संसाधनों से एक दूसरे का सहयोग करा और इस शहर के लोगों की जान बचाई। अगर थोड़ा भी सरकार की तरफ से, थोड़ा भी जनप्रतिनिधियों की तरफ से कुछ भी सपोर्ट मिलता तो शायद इस शहर में कई और जानें बचाई जा सकती थी। लेकिन उस समय जनप्रतिनिधि तो हमारे बीच में थे नहीं। मुझे आज भी याद है कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खत मैंने लिखा था कि कम से कम एक डेडिकेटेड कोविड हेल्पलाइन तो बनाइए। मान लो मेरे घर में किसी को कोविड हो जाएगा, क्या मैं 10 अलग-अलग अस्पताल में भागूंगी? मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि किस अस्पताल में कितने बेड अवेलेबल है, कि मैं मरीज को कहां लेकर जाऊं। ये एक इतनी बेसिक सुविधा भी हम लोगों को यहाँ पे नहीं मिली। लगातार रजिस्ट्रीज का मुद्दा यहाँ के लोग उठाते रहे, लेकिन हमारे विधायक द्वारा, जिनको हमने चुन के विधानसभा भेजा और किसी छोटी जगह नहीं भेजा, विधानसभा भेजा है, जिस विधानसभा में वो खड़े होकर मुख्यमंत्री से सीधा सवाल कर सकते थे कि मेरे नोएडा के लोगों की रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है, लेकिन 5 साल में उन्होंने एक बार भी सवाल नहीं किया। हमारे पूरे शहर में गंदा पानी आता है, 2000 से ज्यादा टीडीएस आता है। बताइए, करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीद के हम लोग गंदा पानी इस्तेमाल करने पे मजबूर है, लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं होती। 5 साल में इस पे कोई काम नहीं हुआ। हम लोग जहां थे वहीं हैं और पीछे जाते जा रहे हैं। आज नए नए शहर आ रहे हैं, उनका विकास हो रहा है, कंपनियां नोएडा छोड़ के गुड़गांव जा रही हैं, और ये शहर जो कि पूरे उत्तर भारत की सबसे अच्छी स्मार्ट सिटी बन सकता था, जिसमें वो पोटेंशियल था, जिसके लोगों में वो पोटेंशियल था, 5 साल में वो बर्बाद हो गया। हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली। और इसीलिए आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो आने वाला चुनाव है, जो आने वाली 10 तारीख है, ये हम सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें मौका मिला है अपनी भूल को सुधारने का। इस शहर में सक्षम लोगों की कोई कमी नहीं है। यहाँ एक से एक अनुभवी लोग हैं, एक से एक समृद्ध लोग हैं। आज सुबह जब मैं प्रतीक लॉरेल में थी और बहुत संख्या में वहां पे लोग थे, एक रिटायर्ड कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी मुझे मिले और उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपनी सोसाइटी की समस्या लेके विधायक जी के पास गया था, मुझे समय मिला, मैं दिल्ली गया, क्योंकि विधायक जी नोएडा तो रहते नहीं है, दिल्ली मिलने जाना पड़ता है। तो कहते मैं दिल्ली गया, 3 घंटा मैंने इंतजार किया, उसके बाद बोल दिया गया आज आपसे नहीं मिलेंगे, आप वापस चले जाइए। अब आप देखिए, इतने वरिष्ठ लोग, इतने प्रबुद्ध लोग इस शहर में रहते हैं, जो इस शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने संसाधन लगा के, अपना समय लगा के, लेकिन उनकी सुनवाई तक नहीं है। और उसका कारण ये है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के शहर में हमें अपने बीच का एक व्यक्ति नहीं मिला जिसको हम अपना जनप्रतिनिधि बना सके। लखनऊ से एक व्यक्ति आया जो ना आपको जानता था, ना आपकी समस्याओं को जानता था। आपने उसको जिताया और 5 साल वो दिल्ली रहे, इस शहर में नहीं आए और इस अहंकार में रहे कि मैं सिर्फ इसलिए जीत जाऊंगा क्योंकि मैं एक बहुत बड़े व्यक्ति का पुत्र हूं। नोएडा जैसे शहर में, जहां हमारे पास कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, जहां हमारे पास कोई लोकल अर्बन बॉडी नहीं है, ऐसे में विधायक जो होता है ना, वो बहुत छोटा, हमारा सबसे छोटा जनप्रतिनिधि है। हमारा विधायक इतना आम होना चाहिए कि अगर आपको कोई पुलिस वाला परेशान कर रहा हो तो आप फोन करके ये कह सको कि विधायक जी इसको जरा एक बार इससे बात कर लो, इसको समझा दो। अगर आपकी यहाँ कोई समस्या हो, कोई गंदगी की समस्या हो, कोई कूड़ा ना उठा रहा हो, कोई बाहर नाला खुला हो, तो आप उसको फोन करके कह सको कि विधायक जी जरा अधिकारियों को लेकर आइए, काम कराइए, क्योंकि उससे छोटा और कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। लेकिन अगर आप विधायक ऐसा बना दो कि जिसका प्रोटोकॉल सीएम और गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर का होगा, तो माफ करिए, फिर वो काम नहीं करेगा। फिर तो वो यही समझेगा कि मैं बिना काम करे भी जीत जाऊंगा, मैं बड़े आदमी का बेटा हूं और इसीलिए मैं जीतूंगा। इसीलिए इस बार हम लोगों को ये फैसला लेना है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे बीच का होना चाहिए, हमारे जैसा होना चाहिए, जिसको पता हो
कि इस महंगाई में एक फ्लैट की ईएमआई कैसे दी जाती है, गाड़ी की ईएमआई कैसे दी जाती है। जिसको ये पता हो कि जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना महंगा आता है, पूरे प्रदेश से महंगी इलेक्ट्रिसिटी नोएडा शहर में है, तो कैसे अपने बजट को किस तरह से बनाया जाता है। जब यहाँ के प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं, वही स्कूल दिल्ली में कम फीस लेते हैं और नोएडा में ज्यादा फीस लेते हैं, तो किस तरह यहाँ के लोग अपना घर चला रहे हैं। जिसको ये पता हो कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे पूरे शहर की नालियां खुली हुई है, गंदी नालियों का धुआं हम लोगों का जीवन बर्बाद कर रहा है। और ये उसी को पता होगा जो इस शहर में रहता है, जिसका इस शहर में घर है, जिसका इस शहर के डेवलपमेंट में कोई स्टेक है। और इसीलिए आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अवेयर लोग हैं, आप लोग जानते हैं कि इस देश में, प्रदेश में, इस शहर में क्या हो रहा है। आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि हो सकता है हमारी अलग अलग विचारधारा हो, कोई मोदी जी को पसंद करता हो, कोई योगी जी को पसंद करता हो, लेकिन जब आपके ऊपर समस्या आएगी ना, जब आपके ऊपर व्यक्तिगत समस्या आएगी, तो ना तो मोदी जी आएंगे ना योगी जी आएंगे। कोई आ सकता है तो सिर्फ आपका विधायक आ सकता है और आपका पड़ोसी आ सकता है, और मैं तो आपकी पड़ोसी भी हूँ, और विधायक अगर आप चाहें तो आप बना सकते हैं। तो डबल मेरी जिम्मेदारी रहेगी आप लोगों के लिए आकर काम करने की। तो आने वाली 10 तारीख को मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर मेरी बात आपको समझ में आई होगी तो आप इस बार अपने बीच का जनप्रतिनिधि चुनने का काम करेंगे। और जो यहाँ की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज की समस्या है उसको लगातार हम लोग तो उठाते ही रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में जब हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी नोएडा आई थी तो हाई राइज सोसाइटीज के 2 डेलीगेशन से वो मिली थी, और उन्होंने ये वादा किया था कि यहाँ के लोगों के साथ जो फ्लैट बायर्स के साथ अत्याचार हो रहा है उसकी लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे। उन्होंने इस बारे में 2 दिन पहले ट्वीट भी किया है कि नोएडा के फ्लैट बायर्स के साथ अन्याय हो रहा है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्द अगले 2 से 3 दिन में कांग्रेस पार्टी देश की संसद में, देश के पार्लियामेंट में नोएडा के फ्लैट बायर्स के इशू को उठाने वाली है और सरकार से, प्रधानमंत्री से जवाब मांगने वाली है कि हमारी फ्लैट बायर्स के साथ क्यों अन्याय हो रहा है। बिल्डर पैसा ना दे, भुगते हम। क्यों? क्योंकि यहाँ की पॉलिटिकल क्लास में वो इच्छा शक्ति नहीं है कि हमारी समस्याओं का समाधान हो। और 5 साल में कहती हूँ समाधान तो छोड़ो, एक बार ये भी यहाँ के विधायक ने या किसी भी व्यक्ति ने जो सरकार चला रहे, एक बार भी ये नहीं कहा कि यहाँ पे अन्याय हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी है जिसने ये बात स्वीकारी कि नोएडा के फ्लैट बायर्स के साथ अन्याय हुआ है। और कल ही कांग्रेस पार्टी की लीगल टीम यहाँ के फ्लैट बायर्स के डेलीगेशन से मिली है और हमने ये विश्वास दिलाया है कि आपकी लड़ाई हम पॉलिटिकली भी लड़ेंगे और लीगली भी लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े से बड़े वकील हैं, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे विवेक तनखा जी हो, वो लोग आपके हिस्से पे आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपको आपका हक दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और यहाँ आपके बीच मैं तो लगातार हूँ ही, कभी भी कोई समस्या हो मुझे ढूंढने के लिए आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, मेरा नंबर ढूंढने के लिए आपको इधर उधर फोन नहीं करने पड़ेंगे। मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, मेरा नंबर यहाँ सभी लोगों के पास है। और जब आपको कोई समस्या आएगी, 5 मिनट दूर मेरा घर है, जब बुलाएंगे तब मैं आ जाऊंगी, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद जो आप समय निकाल कर आए और आपने मेरी बात सुनी। बहुत धन्यवाद। पूरी तरह से बसा नहीं और हमारे सपनों का शहर है नोएडा। जो भी शहर में मतलब कमियां हैं वो हमारे बीच का ही आदमी सॉल्व कर सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि जब डंपिंग यार्ड आंदोलन हुआ था तो अनिल भाई और पंखुड़ी जी ने हमारी बहुत सहायता की थी। जो भी सोशल मीडिया पे हेल्प मिली थी वो पूरी की पूरी टीम थी और इनके थ्रू ही, जैसे लालू जी के बेटे बेटी सबने ट्वीट करे थे हमारे पास। तो आपके साथ जो खड़ा रहे वही आपका नेता होना चाहिए। इतना ही छोटा बोलूंगा क्योंकि कोई प्रिपरेशन है नहीं, पहली बार बोल रहा हूँ किसी पब्लिक मीटिंग में। तो देखिए जी, सोसाइटी में जैसा कि आप सबने सुना, काफ़ी डिटेल से पंखुड़ी जी ने आपको बताया कि वोटिंग किस बेस पे करनी चाहिए और उसमें क्या क्या मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो जो जिन चीज़ों से आपकी डेली लाइफ अफेक्ट होती है उसको ध्यान में रखकर आप लोग वोटिंग करिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी समस्याओं के समाधान पंखुड़ी जी
आगे प्रोवाइड कराएंगे, तो आप पंखुड़ी जी को 10 तारीख को वोट करिए। फिर भी आप लोग के अगर कोई सवाल हो, कोई मन में शंका हो, तो आप पूछ सकते हैं। पंखुड़ी जी यहाँ पर है, आपके सवाल का जवाब दें। जी बोलिए। पंकज जी नमस्कार, मेरा नाम पंकज है। हमारे नोएडा में मैडम इसकी पानी की बड़ी समस्या है, तो आप पानी की समस्या के क्या सोचते हैं, कैसे उसका समाधान होगा? और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, हमारे नोएडा में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत समस्या है, तो इस पे आपका क्या, इन 2 पॉइंट का क्या होगा? पानी की समस्या को मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ कि पूरे नोएडा में खारे पानी की बहुत ज़बरदस्त समस्या है, और जो सप्लाई आती है अथॉरिटी की वो बहुत कम है। आपने बहुत अच्छे सवाल ये उठाए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, दावा ये किया जाता है कि कमिश्नरी सिस्टम बन गई है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि हकीकत क्या है। मेरी खुद की सोसाइटी में, जो आपके पड़ोस की सोसाइटी है, अभी दिसंबर के महीने में चोर अंदर घुस जाते हैं, मंदिर का पूरा शीशा तोड़ के दान पेटी चुरा के ले जाते हैं, और कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ पता नहीं चलता। अभी आप लोग देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से नोएडा में खूब कैश पकड़ा जा रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि कहां से आ रहा है। चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, तमाम तरह की समस्याएं यहाँ पे लगातार बनी रहती है। मेरा ये मानना है कि जब तक एक जनप्रतिनिधि का दबाव नहीं होगा, पहली बार जब तक एक जनप्रतिनिधि का दबाव नहीं होता, तब तक आप सिस्टम से, क्योंकि जो पुलिस है या प्रशासन, वो आपके लिए आंसरेबल नहीं है, उनकी जवाबदेही आपकी तरफ नहीं है। वो लोग अपना सैलरी लेते हैं, अपना काम करते हैं, उनकी जवाबदेही आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उनसे सवाल कर सकता है। तो पहली बात तो ये है कि जब आपकी कोई समस्या हो, जब तक कोई उसका जवाब लेने वाला नहीं होगा, दबाव डालने वाला नहीं होगा, तब तक प्रशासन उस प्रेशर में नहीं रहेगा, पुलिस प्रशासन की, कि हमें काम करना है। दूसरी बात, यहाँ जनसंख्या के हिसाब से पुलिस पेट्रोलिंग या पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत कम है। मैं देखती हूँ शाम के समय, एक तो यहाँ स्ट्रीट लाइटिंग बड़ी खराब है पूरे शहर में, बड़े बड़े स्ट्रेचेस ऐसे हैं जहाँ पे कोई लाइट नहीं है, और यही स्ट्रेचेस हैं जहाँ पे आमतौर पे गाड़ियां उठाई जाती हैं और इस तरह के रात के समय क्राइम्स होते हैं। एक तो यहाँ स्ट्रीट लाइटिंग सुधारने की जरूरत है, यहाँ पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की जरूरत है, और ज्यादा पुलिस डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जिनसे हम लोग अपना जो पुलिस प्रशासन है उसको बेटर कर सकते हैं और लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात आपने पानी की कही, पानी की लगातार एक बड़ी समस्या इस शहर पे बनी हुई है, और यहाँ पहली बात है सप्लाई कम आती है, तो उसके लिए हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा सप्लाई अपने शहर में किस तरह से लेकर आए। यहाँ एक और रीजन ये है कि सप्लाई लाइंस जो है हमारे, वो बहुत पुरानी हो चुकी है। आए दिन यहाँ पे जो लाइंस में जो कमी रहती है, उसके चलते भी समय से घरों में जो है पानी सही नहीं पहुंचता है। इतनी जनसंख्या के शहर में, और ये चैलेंज जो आज है हमें समझना पड़ेगा, 5-10 साल में ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। जब तक आप ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे एम्फेसिस नहीं डालेंगे, इंश्योर नहीं करेंगे, कितनी बारिश पड़ती है आप बताइए, कितना जल भराव होता है नोएडा में। आप हम लोग तो यहाँ पे रहते हैं, पुराने सेक्टर में आप देखेंगे इतना इतना पानी बहता है, ऊपर तक यहाँ तक आ जाता है, लेकिन यहाँ जो ग्राउंड वाटर, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम नहीं बना है, उसके चलते हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है। सस्टेनेबल सोल्यूशन यही है, कोई कहे इधर से पानी लिया उधर से पानी लिया, वो नहीं। और दूसरा काम, जिन एरियाज में पानी उसके बावजूद भी नहीं पहुंच पा रहा है या खराब है, आपको वहां पे प्राइवेट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स या आरओ प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। यही इसका सोल्यूशन है। मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात दी है कि अगर प्रशासन नहीं लगाएगा तो विधायक निधि से मैं लगाने का काम करूंगी, ताकि घरों तक अच्छा पानी। धन्यवाद। मेरा नाम विनय दुबे है, मैं इसी सोसाइटी का निवासी हूँ। सर्वप्रथम पंकुड़ी जी, आपका होम्स 121 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपने भी अपनी बातों में सोसाइटी से संबंधित बहुत सारी समस्याओं को रखा, और इस पर एक तुरंत और त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
पानी है, बिजली है, एक ऐसी समस्याएं हैं जिससे हम लोग नित्य प्रतिदिन जो है रूबरू होते हैं। नोएडा एक मिला जुला शहर है, यहाँ शहर की भी आबादी है, गांव की भी आबादी है, और हमें कहीं ना कहीं लगता है कि गांव के विकास पर तो ध्यान दिया जा रहा है कहीं ना कहीं, बट जो हाई राइज सोसाइटीज में जो लोग आए हुए हैं, बाहर से आकर के यहाँ बसे हुए हैं, उनकी समस्याओं पर कहीं ना कहीं वो अनदेखा कहिए या उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पानी की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, एक और दूसरी समस्या है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, फायर फाइटिंग। हाई राइजिंग बिल्डिंग्स बन रही हैं 20-20 मंजिल की, 25-25 मंजिल की। क्या हमारे नोएडा का फायर डिपार्टमेंट इक्विप्ड है ऐसी चीजों से? इस तरह की अगर कोई वारदात होती है उनको संभालने में, उनको कंट्रोल करने में। हाई राइज सोसाइटी में सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि अगर फायर की समस्या हुई तो ना एक फ्लैट, दो फ्लैट नहीं, पूरी की पूरी बिल्डिंग या पूरी की पूरी सोसाइटी उसकी जड़ में आ सकती है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। सोसाइटीज के अपने फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं, वो उस पर काम करते हैं, लेकिन जब भी कभी इस तरह की समस्या आए तो क्या नोएडा का जो अग्निशमन विभाग है उसके पास पर्याप्त टैंकर हैं, उसके पर्याप्त पास ऐसी सीढ़ियां हैं कि वो जो हाई राइज ऊपर सोसाइटीज में फ्लैट पे चढ़ करके वहां पर वो रेस्क्यू कर सके, फायर फाइटिंग के साथ जो है वो उसको कंट्रोल कर सके। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनके ऊपर वही आदमी ज्यादा फोकस कर सकता है जो खुद उसी जगह पर रह रहा है। जैसे इस विषय में आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, आप भी हमारे जैसे बगल की सोसाइटी के सदस्य हैं। तो मुझे लगता है कि पंखुड़ी जी विजयी होने के बाद जरूर इन समस्याओं पर ध्यान देंगी, और मैं पूरी होम्स 121 सोसाइटी की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि हम लोग का साथ आपके साथ बना रहेगा, और आपको विजय की अग्रिम शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद। दुबे जी ने जो बात कही, देखिए मैं ये मानती हूँ कि इस शहर की समस्याएं और उनका समाधान दोनों ही हमारे लोगों के पास है, क्योंकि हम लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं वो हम ही जानते हैं। अभी पानी की बात जैसे कही गई, मुझे ये बात पता है कि पानी कितना खराब है, क्योंकि जब मेरे बाल आधे हो गए तो उसके बाद मुझे 60,000 रुपए का वाटर सॉफ्टनर अपने फ्लैट में लगाना पड़ा। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी समस्याएं क्या हैं और उनका समाधान क्या है, वो भी यहाँ के लोग जानते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इस शहर को चलाने में जो लोगों की, जो आप जैसे लोगों की जो भागीदारी होनी चाहिए ना, पिछले 5 साल में वो टोटली एब्सेंट रही है। किसी ने कभी यहाँ के रेजिडेंट से ही नहीं पूछा कि आपकी समस्या क्या है और इसका आप कैसे समाधान कराएंगे। अभी कुछ दिन पहले सेक्टर 75 या किसी सेक्टर में वो आग लगी थी जो कई फ्लोर तक पहुंच गई थी, और तब पता लगा था कि बिना देखे यहाँ पे एनओसी दे दिए जाते हैं। तो ये सभी समस्याएं ऐसी हैं, और मैं मानती हूँ कि हम स्पेशली जो हाई राइज के लोग हैं, हम लोगों के ऊपर तो लगातार जान माल का खतरा बना हुआ है। लेकिन इन सभी चीजों का तभी सल्यूशन हो पाएगा जब इस शहर के डिसीजन मेकिंग में आप लोग इन्वॉल्व होंगे। मैं ये नहीं कहती कि हर चीज का जवाब मेरे पास है, या मेरे आने से एक दिन में कोई मेरे पास जादू की छड़ी है कि सब बदल जाएगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर आप मुझे मौका देंगे तो आप सिर्फ मुझे मौका नहीं दे रहे, आप अपने आप को भी मौका दे रहे हैं कि आप अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, और उसका जरिया मैं रहूंगी। जो आपकी समस्या होगी, सबसे पहले देखिए यहाँ प्रॉब्लम्स एक्नॉलेज नहीं होती है, डिस्कशन नहीं होता। मेरा ये प्रयास है कि जो हमारे यहाँ होल सोल जो नोएडा अथॉरिटी है, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, पहले तो उसको अकाउंटेबल बनाया जाएगा। एक इस तरह का हम सिटीजन्स फोरम बनाएंगे जिसको जवाब देने का काम नोएडा अथॉरिटी करेगी, और जहां पे आप जैसे लोग अपने कंसर्न्स रखेंगे और समयबद्ध तरीके से उन लोगों को सॉल्यूशन देने होंगे। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, ना विपक्ष में अकेले हम कोई लड़ाई जीत सकते थे और ना आगे कोई लड़ाई जीत सकते हैं। आप लोगों की मदद से, आपके सॉल्यूशन से, आपके सजेशन से ये शहर चलेगा, और ये सारी समस्याएं आपने मुझे आगे भी बतानी है और मिलके इनका समाधान निकालना है। मैं सिर्फ इतना यही बात कहूंगी कि आज और आने वाले समय में आप लोग भी अपना सपोर्ट, अपना इन्वॉल्वमेंट इसी तरह से बना के रखिएगा ताकि आप और हम मिलके, क्योंकि हो सकता
सकता है उम्र में और अनुभव में मैं बहुत सारे लोगों से बहुत कम हूँ, छोटी हूँ, तो आप लोगों को अपना मार्गदर्शन भी मुझे देना पड़ेगा और सॉल्यूशंस भी मुझे देने पड़ेंगे ताकि आप और हम मिलके अपने शहर को बेहतर बनाएं। कोई और सवाल में पूछना चाहे? सुनील, चलिए आप सभी लोग यहाँ पर आए, अपना कीमती समय आपने दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।